फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक, तो विद्युत आवेश और क्षेत्र को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि जो विद्युत आवेश और क्षेत्र है वह स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी को अंग्रेजी में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्थिर वैद्युतिकी में हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। ठीक, आवेश रुका हुआ होगा किसी एक जगह पर और उस रुके हुए आवेश के गुणों का अध्ययन करेंगे। उस रुके हुए आवेश के कारण जो जो एक्टिविटीज होंगी उन एक्टिविटीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्थिर वैद्युतिकी हम किसे कहेंगे? किसी वस्तु में स्थिर वैद्युतिकी, किसी वस्तु के स्थिर आवेशों का अध्ययन करना। किसी वस्तु के स्थिर आवेशों का अध्ययन करना स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। मतलब चार्ज आपका आवेश कैसा होगा? आवेश आपका रुका हुआ होगा, है ना। आवेश क्या होगा? आवेश स्थिर होगा। आवेश स्थिर, है ना। स्थिर आवेशों का अध्ययन मीन्स आवेश स्थिर, ना तो आवेश आपका एक समान गति से मोशन कर रहा होगा, ठीक है, एक समान गति से, और ना ही एक समान त्वरित गति से, और ना ही एक समान गति से आवेश चलेगा। आवेश क्या होगा? स्थिर होगा। मतलब आवेश का जो वेग होगा वह शून्य होगा, इसकी वेलोसिटी 0 होगी। आवेश एक जगह रुका हुआ होगा। ठीक, अब बात कर लें आवेश के ऊपर। आवेश है क्या? चार्ज। आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म होता है ना। आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म होता है। यह किसी वस्तु में विद्यमान होता है पहले से ही। आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म होता है ना। मतलब हमें किसी वस्तु में आवेश भेजना नहीं है, आवेश पहले से ही किसी वस्तु पर मौजूद होगा। यह उसका मूलभूत गुणधर्म है, उसका मौलिक गुण है ना, कि वस्तु पर आवेश पहले से ही उपस्थित होता है। ठीक है। अब यदि वस्तु है ना, यदि कोई वस्तु है, उस वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो उस पर आवेश होगा। या ये कहें कि आवेश जिस वस्तु पर होता है उस वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर होता है। यदि द्रव्यमान नहीं तो आवेश नहीं। ठीक, तो आवेश कहाँ उत्पन्न होगा? जब किसी वस्तु में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका द्रव्यमान तो है लेकिन उस पर आवेश नहीं है। तो यह जरूरी नहीं कि जब कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान है तो उस पर आवेश ही हो। लेकिन यदि किसी वस्तु पर आवेश है तो यह बिल्कुल आवश्यक है कि उस वस्तु का द्रव्यमान भी होगा, है ना। यह बिल्कुल जरूरी है। तो आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुणधर्म होता है और यह आवेश जो है किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण यह विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इन क्षेत्रों को अनुभव करता है। तो लिख सकते हैं आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण, किसके कारण? उस गुण के कारण, जिसके कारण वह विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इन क्षेत्रों को अनुभव करता है। है ना। तो आवेश एक ऐसा गुण है कि आवेश को, जब हम किसी वस्तु पर आवेश है, आवेश स्थिर है, तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और यदि आवेश गतिशील है तो वह विद्युत और चुंबकीय दोनों उत्पन्न करता है ना। और या कि इन क्षेत्रों को अनुभव करता है, या फिर आवेश को हम उन क्षेत्र पर ले जाएं
तो या यदि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है या चुंबकीय क्षेत्र है या दोनों क्षेत्र हैं तो उन क्षेत्रों को वह अनुभव भी करता है। और आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है ना, अदिश राशि है आवेश। और इसको हम दर्शाते किससे हैं? इसे हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये हुआ आवेश का परिभाषा, है ना, आवेश की परिभाषा हुई, उसकी राशि कैसी, उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। अब आता है आवेश के मात्रक। तो आवेश का एसआई मात्रक पहले लिखेंगे। आवेश का एसआई मात्रक है कूलॉम। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम है। इसको हम स्मॉल सी से दर्शाते हैं। और सीजीएस मात्रक है इसका स्थैत कूलॉम। सीजीएस मात्रक है स्थैत कूलॉम, है ना। और एक कूलॉम आवेश बराबर होता है कितना? 3 × 10⁹ स्थैत कूलॉम। मतलब कूलॉम स्थैत कूलॉम का, कूलॉम स्थैत कूलॉम से बहुत बड़ा मात्रक है। एक कूलॉम में 3 × 10⁹ स्थैत कूलॉम होता है। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है फैरड। एक फैरड बराबर होता है 96,500 कूलॉम, है ना। सबसे बड़ा मात्रक है फैरड। सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फैरड। एक फैरड में होता है 96,500 कूलॉम। ओके, अब बात करते हैं आवेशों के प्रकार की। तो आवेश के 2 प्रकार हैं। आवेशों के प्रकार, 2 प्रकार के आवेश हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो धनावेश किसे कहेंगे और ऋणावेश किसे कहेंगे? तो धनावेश है क्या और ऋणावेश है क्या? तो धनावेश है जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, या जब कोई वस्तु 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3 जितने भी इलेक्ट्रॉनों का दान कर दे, तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने से वह वस्तु या पदार्थ धनावेशित हो जाता है। तो धनावेश है क्या? इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों का दान। कमी कब होगी? जब दान कर देगा। इलेक्ट्रॉनों का जब दान हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। और दूसरा है ऋणावेश। तो ऋणावेश में इसका अपोजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण। वो दान करेगा तो ये ग्रहण करेंगे, या इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण। तो कहने का मतलब इसका अपोजिट हम समझ लें। यदि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो कमी का उल्टा क्या हो जाएगा? कम का उल्टा अधिक। तो अधिक मीन्स धनावेश, है ना। तो यदि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो वह वस्तु या पदार्थ धनावेशित हो जाएगी। और यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, मतलब माइनस चार्ज की अधिकता हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, तो वह ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे इस पर हम देखें सोडियम और क्लोरीन को, है ना। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2,8N1, है ना। तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा। इलेक्ट्रॉन का दान कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षा में है। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? प्रोटॉनों की संख्या जितनी होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो प्रोटॉन की संख्या है 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी है 11। अब प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? चूंकि प्रोटॉनों का दान तो होता नहीं, तो प्रोटॉन की संख्या उतनी ही रहेगी, धनावेश की संख्या। और इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी। 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10। मतलब इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया हमने, 1 इलेक्ट्रॉन का यह दान कर चुका है। फिर हम देखें क्लोरीन को। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 287। तो इसमें देखें प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन है 17। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन भी हैं 17। प्रोटॉन भी 17 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 17 हैं। अब ये क्या करेगा? इसका अष्टक पूर्ण नहीं है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा।
तो एक इलेक्ट्रॉन लेने पर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, इसमें +1, इसमें +1 और इसमें -1, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या तो उतनी ही रहेगी 17, इलेक्ट्रॉन की संख्या +1 हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 18। तो इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया और उसमें एक इलेक्ट्रॉन माइनस में चला गया, है ना, एक इलेक्ट्रॉन माइनस में चला गया। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, दान कर रहा है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। मतलब इससे इलेक्ट्रॉन गया, इसने दान किया और इसने क्या किया, ग्रहण कर लिया इसको। तो सोडियम कैसा आयन हो जाएगा बताओ, सोडियम पर धनावेश लग जाएगा, है ना, और क्लोरीन पर ऋणावेश लग जाएगा। तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो सोडियम कैसा हो गया, धनावेशित हो गया, धनावेश आ गया सोडियम परमाणु पर, और क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, मतलब क्लोरीन पर क्या आ गया, ऋणावेश, है ना। क्लोरीन कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है और सोडियम इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है। तो इसलिए दान करने वाला धनात्मक और ग्रहण करने वाला ऋणात्मक। अब देखते हैं आवेशों की संकल्पना। आवेश की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, संकल्पना। तो आवेश की संकल्पना हमेशा इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही की जाती है ना। क्यों? क्योंकि हमने देखा इलेक्ट्रॉन धनावेश कब होंगे, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ऋणावेश कब होंगे, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी हैं। तो आवेश की संकल्पना हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर करेंगे। तो आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है ना। और कैसी संकल्पना है ये, इलेक्ट्रॉन के आधार पर कैसे करेंगे, यदि इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है, यदि इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है तो इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि से कैसा आवेश आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन और अधिक आ गए तो ऋणावेशित हो जाएगी कोई वस्तु या पदार्थ। यदि इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, यदि किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है तो उस पर ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होने से उस पर ऋणावेश, व इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर, इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी मतलब इलेक्ट्रॉन का दान हो चुका है तो उस पर धनावेश आ जाता है ना। उस पर ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर उस पर धनावेश आ जाता है या आ जाएगा। ठीक, धनावेश आ जाता है। इसको हमने देख लिया सोडियम और क्लोरीन को लेकर के, है ना। अब हम ये सोचें कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों की जाती है, क्या हम प्रोटॉनों के आधार पर आवेश की संकल्पना नहीं दे सकते? तो उसके लिए हम देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, मॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वह है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, यह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वह है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, है ना। तो हम देख रहे हैं कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत ज़्यादा अधिक है ना। लगभग ये -27 है, ये -31 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, -31, -27 बड़ी है। मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत भारी है। और ये इलेक्ट्रॉन का, ये न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान है ना। मतलब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसकी वैल्यू 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत भारी है। और हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मॉस ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, वह लगभग 1837 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के, लगभग 1837 गुना होता है, 1837 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो हम देख रहे हैं कि यह बहुत अधिक भारी है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को नाभिक से बाहर करना बहुत कठिन हो जाता है। हम इसको
प्रोटॉन को नाभिक से बाहर नहीं ला सकते, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं, है ना। तो ये प्रोटॉन जो है नाभिक से प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। अब प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल से जुड़े रहने के कारण इनका आदान प्रदान नहीं हो पाता, इसलिए प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना हम नहीं कर सकते, है ना। आवेश की संकल्पना सदैव इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही की जाती है। ओके, तो ये हुआ आवेश की संकल्पना। आज हमने बताया आवेश क्या है, आवेश कैसी राशि है, आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फिर आवेश के मात्रकों के बारे में हमने देखा, फिर आवेश के प्रकार हमने देखा, फिर हमने देखा आवेश की संकल्पना। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण।